मैम, आप हिंदी से जेआरएफ हैं। जी जी भैया। तमाम छात्र छात्राएं नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम आशा मिश्रा है और मैं हिंदी विभाग की शोध छात्रा हूँ और मैं नेट जेआरएफ उत्तीर्ण हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि नेट जेआरएफ के लिए आपकी पहले मूलभूत तैयारी होनी चाहिए। मूलभूत तैयारी में क्या है कि आप एक किताब आती है जो पहले तो पेपर का जो है पेपर दो पेपर होते हैं नेट जेआरएफ में। दोनों पेपर को आपको पहले इसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या बताया गया है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पहले ये आपको अच्छे से सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, जो कि सभी बड़े से बड़े एग्ज़ाम में और छोटे से छोटे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस अगर आपको पता है तो आप पहले हिंदी से तैयारी शुरू कीजिए। आप हिंदी में जितनी मूलभूत किताबें हैं, जैसे कि आपका हो गया कि पहले आप गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे को शुरू कीजिए, उसको पढ़िए अच्छे से। वो जब समझ में आ जाए और आपको चीज़ें याद होने लगे, फिर आपको शुक्ल जी की किताब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है। उस किताब को पढ़िए। देखिए, किताबों की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है, नोटिफिकेशन आ चुकी है और एग्ज़ाम जहाँ तक है कि मार्च तक में होने की प्रबल संभावना है। इस वजह से मैं इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद आपने पुनीत राय को पढ़ लीजिए, गोविंद पांडे को पढ़ लीजिए और शुक्ल जी को एक बार पढ़ के, 1 या 2 बार पढ़ के उनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ से लाइन टू लाइन प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको रोज़ 2-3 पेपर लगाने हैं। शुरू में आप एक-एक पेपर कीजिए, उसके बाद आपका जैसे ही प्रश्न याद होते जाएंगे, फ्लो बनता जाएगा। कठिन प्रश्नों को आप मार्क कर दिए। उसको आप क्या करिए, जैसे आपने दिन भर में एक ही पेपर लगाया या 2 पेपर लगाया, फिर शाम को आप एक बार कठिन प्रश्नों को रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, सरल प्रश्न आपके रिपीट होते जाएंगे, याद होते जाएंगे और कठिन प्रश्न जो है उसका आपको रोज़ का रोज़ रिवीजन करेंगे तो वो भी आपके एक साथ तैयार होते चले जाएंगे। दूसरी बात, आपको गद्येतर साहित्य जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि उसको भी हमें छोटी-छोटी विधाओं को ये नहीं सोचना है कि छोड़ देना है। बस छोटी-छोटी विधाएं भी हमें गोविंद पांडे, पुनीत राय, जहाँ से हमें लग रहा है हमको वो तैयार करनी है। उसके बाद आता है कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, गद्येतर है। उन सबको इतना समय नहीं कि सारी बुकों से, किताबों से हम पढ़ सकें। इसके लिए क्या है, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे चैनल हैं। एक 360 करके मैम पढ़ाती हैं, उनके चैनल का नाम है टीचर एकेडमी करके, और एक वर्षा मौर्य मैम पढ़ाती हैं। आप उन लोगों से समीक्षात्मक ढंग से उनके यूट्यूब चैनल को देखिए। जो आपको मतलब कहानी देखना है और उपन्यास देखना, उसे देखिए। एक-एक करके आप कहानी को पहले कर लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स जो होता है ना बना लीजिए कि किस कहानी में ईदगाह है तो कब आई थी, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किस कहानी संग्रह में है, कौन से पात्र हैं। इन सब का एक छोटा नोट्स आप बनाते चलिए और उसको क्या कीजिए, बनाते चलिए, रोज़ का बनाते चलिए, रिवीजन करते चलिए। आप 1-1.5 महीने में, अगर 2 महीने में ये काम कर लेंगे, अगर परीक्षा के आपको 10 या 15 दिन जो बचेगा उसमें आप बस रिवीजन कीजिए। ये तो हो गया साहित्य की। अब बात आई कि अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो फर्स्ट पेपर का बहुत बड़ा योगदान है। बिना फर्स्ट पेपर के आप नहीं कर सकते हो। फर्स्ट पेपर के लिए आप लीजिए केवीएस मैदान का आप अच्छे से अध्ययन कीजिए और उसका भी अनसॉल्व लीजिए, उसको भी आप अच्छे से लगाइए। अनसॉल्व लगाने के लिए आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रश्न क्या होते हैं, कभी ना कभी 10 साल का अगर आप लगाए ना, 2-4 प्रश्न तो हर साल ज़्यादा भी रिपीट हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि आप अगर प्रश्न लगाए हैं तो ये परीक्षा क्या होती है, ऑनलाइन मोड पे होती है। अब आप जब कंप्यूटर के सामने बैठेंगे और जब प्रश्न पत्र खुलेगा तो एक बार आपको नया प्रश्न पत्र देख के डर नहीं लगेगा। ये लगेगा ना कि मैंने ये प्रश्न तो देखे हुए हैं, हमें ये प्रश्न तो मैंने इस मॉडल को एक तरह से देख लिया है, कर लिया है। उसको आप एकदम आराम से, आपके लिए कठिन तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जब आप प्रश्न पत्र लगाए रहेंगे। तो आपके सामने थोड़ी सी सरलता आएगी और आप धैर्यता से अगर देंगे ना तो अच्छे से आपका जीआरएफ निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, मेरा जो मानना है। मैम, तमाम स्टूडेंट्स, गरीब मजदूर किसान के बच्चे आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तैयारी भी करते हैं। जी। उनके लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि उनके लिए कोचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? जी भैया, मैं बताना चाहूँगी कि सभी गरीब से होते हैं। मैं तो यूपी बोर्ड से खुद ही पढ़ी हूँ, फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से हुआ, उसके बाद विवाह होने के बाद थोड़ा सा गैप भी हो गया, 1 साल का 2 साल का। फिर मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी से अपना पीजी कंप्लीट किया सीआर्ट से, और उसके बाद मैंने अध्ययन में जब मैं आए तो मुझे हिंदी साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तैयारी जो अध्ययन था मुझे अच्छा लगता था, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि मैं किस
फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ। तो शुरुआत में जब मुझे पता नहीं था कि किस सब्जेक्ट से अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने इससे किया, हिंदी से तैयारी की। तो कोचिंग की अब जो है अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। पहले क्या था, पहले इतनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिलती थी। अब तो अगर आपको सिलेबस पता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे डालेंगे ना, आपको फ्री इतनी क्लासेस मिल जाएंगी, इतनी क्लासेस मिल जाएंगी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जाएं अपना पैसा या अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि आप कहीं भी दूर दराज में रह रहे हों, वहाँ से आना रहना, खर्चा उठाना, बहुत तमाम तरह की आपकी समस्याएं आ सकती। आप घर रह के भी अच्छे से यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। और अभी तो अगर सबके पास स्मार्टफोन होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ख़ास बात होती है कि एक जैसे व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, वैसे टेलीग्राम होता है। टेलीग्राम में बड़े अच्छे जो है कि साइट्स हैं, उस पर आप अच्छे से आप क्विज़ दे सकते हैं, उससे आप रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। और वो लोग फ्री के आपको क्लासेस भी देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं आके रहना इलाहाबाद में, अगर आप हो तो अगर आपको सही लग रहा है तो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं हो, अगर आप में जज्बा है नहीं हमें करना ही है, तो आप इतने सारे माध्यम अब उपलब्ध हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से, टेलीग्राम से, किसी से भी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। कोई आवश्यकता नहीं कि आप आके कोचिंग ही करो। मैम थोड़ा और सवाल बढ़ना, हम एक तरफ और बढ़ना चाहेंगे जी, कि जी, क्रेट का फॉर्म भी आने वाला है जी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। मैम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में किस प्रकार से एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो 2018 का बैच था, लेकिन अभी जो तत्काल में हुआ उसके बारे में जो मुझे जितना पता है जी। मैं उसके हिसाब से बताती हूँ कि जी। क्या होता है कि इसमें आपके लिए नेट और जेआरएफ होना अनिवार्य है। पहले बात तो आपके पास नेट और जेआरएफ होना चाहिए। उसके बाद अगर आप क्रेट का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में क्या होगा, फिर उसके बाद जब डेट आएगी तो एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम होता है, एक आपका सब्जेक्ट से होता है और एक रिसर्च से होता है, दोनों को आप दें। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, आपके क्रेट के मार्क्स जुड़ते हैं, प्लस आपके एकेडमिक मार्क्स जुड़ के जो टोटल आता है उसके बेस पे आपकी पूरी मेरिट बनाई जाती है। उसके बाद आपका चयन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तमाम छात्र छात्राओं का सवाल रहा है, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो जी। उनको प्रेशर रहता है, जी जी कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी छोड़े। जी जी इस बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, आपने जो कहा कि प्रेशर, दबाव तो बन ही जाता है, लेकिन मैं जी। यही कहना चाहूँगी कि मैं भी पीएचडी तो होने वाली है, अभी मेरी 1 साल 1.5 साल बची है, लेकिन क्या है, अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मैं भी कर रही हूँ। अभी मेरा कहीं चयन नहीं हुआ है, तो दबाव होता है, लेकिन दबाव को सह के और उसी समय आप अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति या अपनी सफलता को पा सकते हो। बिल्कुल भी दबाव की तरह ना महसूस करो, बल्कि उसे सोचो ना कि क्या है, ये मेरे ऊपर जो दबाव बने हुआ है यही मेरे मार्ग को आगे बढ़ाएगा। अगर हम सोच लेंगे, हम एकदम खाली दिमाग से अगर बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि कोई दबाव ही नहीं, तो हम पढ़ेंगे कैसे? दबाव होना भी आवश्यक है, लेकिन उस दबाव को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उस दबाव को अपनी शक्ति बनाएं और उसी शक्ति से अपने काम को निरंतरता दें और करते रहें। ज़रूर एक दिन आपकी विजय होगी, जैसा कि कहा भी है ना निराला जी ने कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवी, ज़रूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। मेरा लास्ट सवाल जी जी है, भैया। अब आप क्या महसूस कर रही हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आप शोध छात्रा भी हैं, जी 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 जेआरएफ भी है, अब आपको क्या फीलिंग हो रही है, शेयर करना चाहेंगे? मेरा तो 2018 फरवरी जी। को, मतलब 2018 28 फरवरी को मेरा यहाँ पे आरडीसी हुआ था। पहले जब मैं आती थी तो मैं यूनिवर्सिटी को देख के मुझे लगता जी। था कि मैं कभी यहाँ जाऊँगी, तो मेरे जो दोस्त वगैरह रहते तो कहते थे चलो अंदर से चलते हैं कटरा मार्केट। तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगता था, लेकिन न तो डर है न भय है, लेकिन एक आस रहती थी, दूर से देख के लगता था कि मैं यहाँ जा पाऊँगी, मैं यहाँ जाऊँगी। तो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, यहाँ की चयन प्रक्रिया इतनी पारदर्शी होती है। आपका अगर सब कुछ सही है, आपका क्रेट का मार्क्स सही है, आपका सारे सब स्कोर सही हैं, आपका तैयारी अच्छी है, तो आपको एकदम 101% यहाँ पे सफलता मिलेगी और आपका चयन होगा। और यहाँ की जो टीचर्स हैं, फैकल्टी, मतलब सब कुछ इतनी अच्छी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे आपका अध्ययन यहाँ पे हो रहा है और कैसे आपकी पढ़ाई पूरी हो जा रही है, आपकी पीएचडी पूरी हो जा रही है, पता ही नहीं चलता। अब तो मुझे लगता है कि मेरे पास 1-1.5 साल बच्चे हैं, फिर मुझसे यूनिवर्सिटी छूट जाएगी, क्या करेंगे कैसे, तो लगता है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे अनुभव यहाँ पे मिलते हैं और आपको आगे बढ़ने की एक दिशा मिलती है और आप में एक जुनून पैदा होता है, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद भैया। अपना नाम बता दीजिए। सर आशा मिश्रा नाम है भैया मेरा। धन्यवाद मैम।